मैं हूँ सिल्वर शो में जयपुर में, और आज बात करने के लिए हमारे साथ AIJGF के नेशनल सेक्रेटरी हैं नितिन केडिया। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर क्या हो रहा है सर, मार्केट में किस तरह की डिमांड है, क्या रिस्पांस है यहाँ पर B2B मार्केट में? विश्वनाथ जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर से इस समय जो चांदी की डिमांड है वो उफान मार रही है, क्योंकि चांदी के भाव पे 10% का करेक्शन आया हुआ है। और इसी को देखते हुए ज़बरदस्त शादियों के सीज़न को होने के बाद भी देश भर से जो हमारे व्यापारी हैं वो इस सिल्वर शो में आए हुए हैं, ताकि वो यहाँ से अच्छे से अच्छे चांदी के जो जेवरात है, जिसमें जयपुर की स्पेशलिटी है, उसको ले जा सकें। और ओवरऑल ज्वेलरी की अगर मैं शादी के अंदर बात करूँ तो गोल्ड की जो एक्सपेक्टेड डिमांड है वो 48 लाख शादियों में लगभग 144-145 टन रहने के आसपास की उम्मीद थी। और अब चूंकि भाव गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुए हैं, तो हमें लगता है कि 150 टन तक की डिमांड जो है वो अगले 1 महीने के अंदर हम देखेंगे। और चांदी में कितनी डिमांड हो सकती है इस 1 महीने में? शादियों सीजन की बात करूँ 12 नवंबर से 16 दिसंबर। देखिए, चांदी की अगर बात करें तो चांदी जो होती है वो गोल्ड से लगभग 4 गुना के आसपास, 3 से 4 गुना चलती है। तो अगर मैं चांदी की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है 450 टन या 500 टन के आसपास चांदी की जो डिमांड है वो इस वेडिंग सीजन में जो है वो निकल के आनी चाहिए, ओवरऑल आफ्टर दिस करेक्शन। ओके, तो 1 महीने में 400 से 500 टन की डिमांड की आप उम्मीद कर रहे हैं। शादियों की डिमांड बम्पर डिमांड है, भाव भी करेक्ट हुए। आपने कहा 10% का करेक्शन आया है, 1,289,000 का हमने हाई मारा था। क्या लग रहा है अब यहाँ से किस तरह का रुख रहेगा? अगर किसी को खरीदना है तो कहाँ तक वेट करे? विश्वनाथ जी, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने एक बात बोली थी कि जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो है ये अब थोड़े समय में 90-92 के आसपास जो है वो आ सकता है। तो 90-92 की जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड है वो सिल्वर को प्राइस में बीट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 88,000 से लेके 95,000 की जो रेंज है वो अगले 1 महीने में हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो खरीदना है 88 तक खरीदो और 95 दिख सकता है ऊपर की तरफ इन्वेस्टर्स के लिए। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? 2025 कैसा रहेगा चांदी के लिए, कहाँ तक जाते देख रहे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो चूंकि लास्ट टाइम जब ट्रम्प आए थे तो उसमें हमने देखा था गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़े थे, पर चांदी के अंदर जो है वो उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली थी। उसका एक कारण ये है कि चांदी का जो 60% कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल डिमांड के रूप में आता है, और चाइना से जो ये डिमांड है वो आगे स्लो डाउन हो सकती है। तो मुझे लगता है कि चांदी में इस बार जो निवेशकों को पिछले 3-4 साल में रिटर्न मिले हैं वो ट्रम्प के आने के बाद जो है वो कम हो सकते हैं। ओके, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड कहाँ पर खरीदना सबसे सेफ होगा, जहाँ पे रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा? देखिए, गोल्ड की ओवरऑल बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे भी किसी पे भी लेवल पे अगर आप 6 महीने से साल भर होल्ड रख सकते हैं तो कहीं किसी भी लेवल पे रिस्क नहीं है, अगर आपकी पोजीशन स्पेक्युलेटिव नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड होना चाहते हैं तो कोई भी डीप करेक्शन $2,400 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप अगले 2 साल 3 साल के लिए रख सकते हैं। और अगले 2,400 यानी 70,000 के आसपास। हाँ, 71,000 बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग USD INR टू टच अराउंड 86। तो हमें ऐसा लगता है 72,000 71,000 के आसपास अगर गोल्ड आता है तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो गोल्ड के लिए बनेगी। ओके, 2025 का टॉप लेवल गोल्ड का क्या देख रहे हैं आप, और सिल्वर का क्या देख रहे हैं? देखिए, डॉलर टर्म्स में मैं बात करूंगा बिकॉज 2025 में USD INR के अंदर वोलेटिलिटी हमें काफ़ी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है $3048 का जो लेवल है वो हमें ऊपर के लेवल पे गोल्ड में देखने को मिल सकता है। और घरेलू बाजार में अगर उसको कन्वर्ट करें MCX पर, देखिए घरेलू बाजार में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि 81-82,000 तक के लेवल्स जो है 2025 का टॉप 2025 का टॉप होगा, प्रोवाइडेड USD INR 85 के ऊपर रहे। करेंसी कांस्टेंट फैक्टर रहती है। अगर करेंसी $1 बढ़ जाती है 85 से 86 हो जाती है तो हमारा जो प्राइस का टारगेट है वो 700 से 800 रुपये बढ़ जाता है। 82 तक भी जा सकता है। चांदी में यही भाव बता दीजिए। चांदी में सर मैं उतना बुलिश नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि 1,07,000-8,000 का जो भाव है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में टॉप हो सकता है जब चांदी गोल्ड के भाव को चेस करने की कोशिश करे। डाउन साइड में ज़रूर मुझे लगता है कि सिल्वर में हम 2025 में 75 या 78 के लेवल्स देख सकते हैं। ओके सर, अब कुछ रेगुलेटरी इशूज़ की बात करते हैं। GST में कटौती की बातचीत फिर से हो रही है, आपके एसोसिएशन से भी। बाकी कई ज्वेलर्स हमारे चैनल पे आके ये बात बोल चुके हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी के बाद अब GST में भी कटौती होनी चाहिए, क्योंकि डायमंड लग्जरी प्रोडक्ट होने के बाद भी वहाँ पर GST कम है गोल्ड सिल्वर के मुकाबले। आप लोगों की डिमांड क्या है? देखिए, जो GST जब आई थी तो GST में जो एक लॉजिक दिया गया था वो ये लॉजिक दिया गया था कि जो लग्जूरियस प्रोडक्ट है वो हायर टैक्स स्लैब में रहेंगे और जो लोअर एंड के प्रोडक्ट हैं वो आपके लोअर टैक्स स्लैब में रहेंगे। अब अगर मैं ज्वेलरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे एकदम उल्टी कंडीशन हो रही है कि अगर मैं सिल्वर, जो कि गरीब आदमी का सोना बोला जाता है जिसको, उसमें तो आप 3% की GST दे रहा है, और एक आदमी जो मर्सिडीज से आता है और डायमंड का सेट लेता है वो 1.5% की GST दे रहा है। तो ये जो 1.5% की डिस्पैरिटी है, हम चाहते हैं कि ये खत्म हो, और जो हमारे चांदी के भी निवेशक हैं या चांदी की जो ज्वेलरी ले रहे हैं
उनको भी 1.5% ही जीएसटी पे करना पड़े। और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार 1.5% जीएसटी कम करती है, तो हमने जब इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की डिमांड करी थी तो हमने सरकार को एक आश्वासन दिया था कि सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम नहीं होगा, क्योंकि बुक्स में काफ़ी बिजनेस आ जाएगा, वॉल्यूम टर्म में बढ़ जाने से वॉल्यूम टर्म में बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली अगर जीएसटी 1.5% हो जाती है तो उस 1.5% जीएसटी की वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू का किसी भी तरह से कोई लॉस नहीं होने वाला है, क्योंकि बुक्स में और बिजनेस जो है वो बाकी शिफ्ट होता रहेगा। ओके सर, अब एक अहम सवाल, हमने पिछले काफ़ी शोज में इस तरह के सवाल उठाए भी थे और आपने काफ़ी डेटा इस तरह के दिए भी थे। इस बार फिर से एफटीए के तहत गोल्ड इंपोर्ट की चर्चा हो रही है और इस बार हो रही तंजानिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत गोल्ड बाकी मेटल्स में मिक्स करके यहाँ पर इंपोर्ट किया जा रहा है। कुछ चंद बड़े ज्वेलर्स की वजह से यहाँ पे छोटे ज्वेलर और एक कंपटीशन की दिक्कत होगी, क्या लग रहा है, क्या यह वाकई हो रहा है? आप लोगों के पास भी इस तरह की कोई जानकारी है? देखिए इस तरह की खबरें तो आ रही हैं, पर इस बार जो काम किया जा रहा है वो बड़ी चालाकी से किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप गोल्ड के जितने भी HSN कोड्स हैं, अगर आप उनको स्टडी करोगे कि उनके तहत कितना इंपोर्ट इंडिया में आ रहा है, तो वहाँ पे ये फिगर्स जो हैं तंजानिया के फिगर्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। और गवर्नमेंट के पास हम जब भी जाते हैं, AIJGF की जो बात है वो इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा मानती है या उसको स्वीकार करती है क्योंकि हम अपनी बात लॉजिक और डेटा के साथ रखते हैं सरकार के समक्ष। तो हम उस लॉजिक और डेटा के ऊपर अभी और रिसर्च कर रहे हैं। जैसे जैसे रिसर्च हमारे पास आती है तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ताकि हमारा जो छोटा ज्वेलर है, जो इस देश का 5,90,000 छोटा ज्वेलर है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर छोटे ज्वेलर्स के हक की बात करेंगे तभी आम लोगों तक, आम ग्राहकों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि खबरें ये आ रही है कि तंजानिया से गोल्ड इंपोर्ट बाकी मेटल्स में मिक्स करके लाया जा रहा है, ताकि गोल्ड के इंपोर्ट के HSN कोड में वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन वाकई गोल्ड बाकी मेटल्स के जरिए तो नहीं आ रहा है। ये ज़रूर चिंता की बात है कि ये कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं रहेगा, बाकी ज्वेलर को उसका फ़ायदा नहीं होगा, कुछ चंद ज्वेलर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया नितिन जी, आपने वक्त निकाला, डिमांड सप्लाई से लेकर इंडस्ट्री के इशूज़ और प्राइस को लेकर भी आपने बताया कि 2025 गोल्ड और सिल्वर के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, AIJGF के नेशनल प्रेसिडेंट पंकज अरोड़ा जी हैं। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, हम एक एक मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। सिल्वर शो में बैठे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले चांदी की बात करूंगा। चांदी में हॉलमार्किंग कब तक? देखिए अभी लास्ट कुछ दिनों पहले एक सर्कुलर आया था, गवर्नमेंट ने सलाह मांगी थी, पर एज अ स्टेक होल्डर अभी देश के सभी फेडरेशंस ने, काउंसिल जितने भी हैं, सब ने भी गवर्नमेंट से टाइम मांगा है। तो सरकार मैंडेटरी करना चाहती है, बट एसोसिएशन से भी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर नहीं है। अभी गोल्ड को सरकार ने कर दिया है और आगे आने दिनों में जनवरी में गोल्ड बुलियन की भी बात आ रही है। तो सिल्वर में अभी हम लोग को लगता है कम से कम 2 से 3 साल का टाइम चाहिए। ओके सर, जब मैन्युफैक्चरर के लेवल पर ही हॉलमार्किंग होती है, ऑलरेडी वो गोल्ड की हॉलमार्किंग कर रहे हैं और वो सारे बड़े शहरों में ही है, तो उसमें देरी, इतनी देरी क्यों लग रही है? देखिए उसका स्पष्ट कारण है कि गोल्ड जैसे हमारे देश में 800 टन होता है, सिल्वर 10 टाइम्स 20 टाइम्स आती है। आज अगर बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर न जाने कितने हजारों टन सिल्वर की ज्वेलरी लोगों के गांव, देहात, शहर सब भरी पड़ी है। तो उस पुराने प्रोडक्ट को रीसेल करके फिनिश करने के लिए हमें 2 से 3 साल टाइम चाहिए। जैसे गोल्ड की ज्वेलरी के सरकार ने लगभग 1 साल का टाइम हम लोग को टाइम दिया था, तो सिल्वर के लिए भी वो टाइम चाहिए होगा। तो नई मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट होगी, जब सरकार अगर करेगी तो कंपलसरी कर देगी, पुराने आइटम को बेचने के लिए हमको टाइम चाहिए। और अभी तक तो बहुत सारे नॉर्म्स बनने बाकी हैं। सिल्वर में बहुत कुछ अभी अंदर पॉलिसी में ही बहुत कुछ अभी नहीं हुआ है। ओके सर, चांदी की रीसेल को लेके काफ़ी दिक्कत होती है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 30 से 60% तक ही चांदी के इस्तेमाल होते हैं। उनसे चांदी के मार्केट रेट के हिसाब से भाव ग्राहकों से लिया जाता है, क्योंकि ग्राहकों के दम पर ही कोई इंडस्ट्री चलती है। लॉन्ग टर्म में अगर आपको बिजनेस में सस्टेन करना है तो अच्छे तरीके से बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे गोल्ड का मार्केट हो गया कि एसेट क्लास के तौर पर उभरा है, अब ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी को भी एसेट माना जाता है, लेकिन चांदी में अभी वो चीज़ मिसिंग है। देखिए ये बिल्कुल आपकी सच बात है कि सिल्वर का जो मार्केट है वो अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था। और अगर हम बात करें कि रूरल इंडिया की, तो वहाँ पे अभी भी 80% प्लस की सिल्वर गांव देहातों में, छोटे शहरों में बिकती है। पर कहीं कहीं पे कुछ मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ का प्रोडक्ट जो होता है वो 35-40% प्योरिटी का बन रहा था, क्योंकि देश में कोई नॉर्म्स नहीं है और वो एंड यूज़र तक सामान जा भी रहा है। उसकी मेकिंग ज़्यादा है, लेकिन चूंकि कोई नियम कानून नहीं है तो वो चीज़ मार्केट में चल रही है और मार्केट में आ रही है।
तो ज्वेलर्स भी चाहता है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टैंडर्ड तय हो जाए। तो सरकार की तरफ से अभी मिनिमम प्योरिटी 80% की आई हुई है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। जिस दिन में सरकार लेके आएगी तो पहली चीज़ तो हमारी डिमांड है कि 80% की बजाय मिनिमम 70, जिस तरीके गोल्ड है तो गवर्नमेंट को सिल्वर को भी मिनिमम 75% या 65% का क्राइटेरिया देना चाहिए। ओके। क्योंकि सिल्वर भी उभरता हुआ नया मेटल है, क्योंकि सिल्वर वो सिल्वर नहीं रहा जब 10,000 रुपये किलो होता था, आज वो लाख रुपए किलो है। तो जो हमारे देश की जनता है, जो गरीब जनता होती है, जो सिल्वर में अपना निवेश करती थी, आज उसके लिए मिनिमम जैसे 250 ग्राम की पाइल होती है तो लोग निवेश करते थे। एक लाख वाला आज 25,000 का प्रोडक्ट हो गया है। तो उसमें भी क्या कैटेगरी होनी चाहिए कि 70% की प्योरिटी है, तो जैसे 14 कैरेट सोने के दाम होते हैं तो 24 की बजाय 14 होते हैं, ऐसे सिल्वर में भी आना चाहिए कि अगर 60% प्योरिटी है तो 60% की वैल्यू 60,000 का भाव खुलेगा। 1 लाख का अगर भाव है प्योर का तो 60% 60,000 खुलेगा, प्लस उसमें मेकिंग लग जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि 80% वाले को गवर्नमेंट नीचे ला के दे। जनता पे है, पब्लिक पे वो कैसा प्रोडक्ट लेना चाहती है, पर हमारे व्यापारी को 60 से लेकर 92.5 तक स्टैंडर्ड सारे मिलने चाहिए। ओके, ये मैं तो ये समझ गया आपकी बात। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप 9 to 5 का भाव ले रहे हैं, प्योरिटी उनको मिल रही है 40% चांदी, 60% चांदी, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ग्राहकों को भी पता रहा है कि वो कितनी प्योरिटी वाली चांदी खरीद रहे हैं। ये दिक्कत हो रही है सर, इसलिए बहुत ज़रूरी है हॉल मार्किंग को आना। ये बिल्कुल आपकी सत्य बात है, क्योंकि ज्वेलरी में अभी कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की तरफ से है नहीं। इस वजह से जहाँ भी जैसा भी चल रहा है, चूँकि होता क्या है कि चांदी इतना सस्ता प्रोडक्ट था। सपोज मान लीजिए कि 10,000 रुपये किलो जब भाव था तो एक 100 ग्राम की पायल की वैल्यू 1,000 होती थी। जब कोई कारीगर किसी प्रोडक्ट को बनाता है, आज मिनिमम वेजेस आप देख लीजिए, अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो कम से कम 1,000-1,500 रुपये एक मजदूर की मजदूरी है। बिल्कुल सही। अगर एक मजदूर ने दिन भर में 5 पायल बनाई तो आप समझिए 1,500 अगर उसकी लेबर हो गई, तो अब उसने 5 पायलें बनाई तो 1,500 उसकी लेबर है, 1,000 रुपये में 300 तो उसकी मजदूरी हो गई। तो 30%। अब जैसे 9 to 5 की चांदी है, अगर रेट सिल्वर का 1 लाख है तो उसका रेट 1.5 लाख, यानी कंज्यूमर से जब पैसे लेते हैं तो 150 रुपये पर ग्राम के हिसाब से लेते हैं, यानी उसके अंदर 30, 40, 50% का मार्जिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो लेते हैं। ज्वेलर की कमाई जो होती है वो 10% होती है, लेकिन अब जब हम सिल्वर की बात करते हैं, प्योरिटी 60% है, तो कहने के लिए वो 60% सिल्वर में इतनी लेबर नहीं ली जाती। जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं नीचे, तो क्या होता है वो 100% का पैसा ले रहा है, लेकिन वो अलग से बनवाई के नाम पे कोई 20-30% नहीं ले रहा। वो एक नॉर्मल होता है कि 1,000 रुपये की पायल है तो 50 रुपये बनवाई लग गई, या आज की तारीख 1 लाख रुपए की बात करें, अगर 250 ग्राम की पायल 25,000 की है तो उसकी मेकिंग 200-500 रुपये। परसेंटेज वाइज जब हम चलते हैं तो उसी 25,000 का मेकिंग जाके 5,000 से 7,000 बनता है। पर ज्वेलर अलग से नहीं ले रहा, वो 25 के 32-35 नहीं ले रहा। ओके पंकज जी, अब छोटे छोटे आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा। अब बताइए, जो जिस तरह से दाम कुछ नीचे आए हैं, क्या लग रहा है, क्या इस बार डिमांड में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है या अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश? दिवाली में रेट हाई थे और डिमांड बहुत ही, कहीं कोई कमी नहीं, लोगों का विश्वास था कि गोल्ड कम नहीं होगा। लेकिन ट्रम्प आने के बाद, यूएस में जब चुनाव हुए, ट्रम्प आए, तो एकाएक सोने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अप्रॉक्स माने तो 8 से 10% की गिरावट इंडिया में भी 8% देखी गई, फॉरेन में भी देखी गई। लेकिन आप देखिए एक हफ्ते का परिणाम देखिए, आज गोल्ड वही 82,000 का जो विद जीएसटी भाव था वो नीचे में 76,000 आ गया। और कल ही अगर हम लोग आज की बात करें, आज गोल्ड फिर 80,500 है। तो लोगों का विश्वास जो है, सोना सदा के लिए है और सबसे सेफ एसेट है, दुनिया की असली करेंसी सोना है। ओके, तो लोगों का जो विश्वास है वो जुड़ा हुआ और जीवन भर जुड़ा रहेगा। ओके, यानी जो करेक्शन है वो शॉर्ट लिव रह रही है, बहुत छोटे समय की रहती है, अचानक से फिर से तेजी आ जाती है। 73,500 के नीचे गया और फिर वापस से उस तरह की तेजी 77 के आसपास में MCX पर भाव आ गए। सर, अब बात करते हैं कुछ रेगुलेशंस की। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई, भाव अचानक से कम हुए, 9-10% की कमी आई तो लोग काफ़ी खुश हुए, ग्राहकी भी हुई, लेकिन फिर से दाम ऊपर की तरफ चले गए। अब इसी तरह के कुछ बड़े रेगुलेटरी फैसले की उम्मीद करें, जीएसटी में भी अब कटौती की कुछ संभावनाएं हैं क्या? देखिए, हम लोगों ने जीएसटी के लिए लगातार प्रयासरत है कि जो डायमंड है वो लग्जरी आइटम है, सरकार ने उसका टैक्स कम कर रखा है। जबकि जो सोना और चांदी है, हम सोने को मानते हैं एसेट क्लास है, लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज पूरा रूरल इंडिया ही इन्वेस्ट करता है। अगर एक किसान है, उसके घर में शादी है, तो किसान सोना बाद में खरीदता है, पहले चांदी खरीदता है। तो किसान जब चांदी को खरीद रहा है तो उसका टैक्स 3% है, और एक बड़ा आदमी जो है, बड़ा कंज्यूमर है, वो डायमंड खरीद रहा है, उसका जीएसटी कम है।
तो ये गलत चीज़ है, गलत धारणा जाती है कि लग्जरी आइटम पे टैक्स कम है। अभी हम गाड़ियाँ खरीदते हैं तो 28% लग्जरी पे लग रहा है, नॉर्मल चीज़ों 12 है, तो डायमंड पे कम और चांदी सोने पे ज़्यादा। तो आज ही हमने इसी एग्जीबिशन के माध्यम से, आज हमारे बीच में दिल्ली से चांदी चौक के सांसद आए थे, हमने उनके सामने बात रखी कि लग्जरी आइटम पे कम है डायमंड पे, और गोल्ड सिल्वर जो किसानों का आइटम है, देश की गरीब जनता खरीदती है, उस पर ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने बोला अपना प्रेजेंटेशन आप दीजिए, सरकार से इस विषय में बात करेंगे। अब हमारा काम है हम उसके रिप्रेजेंटेशन बना के गवर्नमेंट को समझाने का प्रयास करेंगे आखिर दोनों में अंतर क्या है। अगर हम समझा पाए तो निश्चित हमारी इंडस्ट्री के लिए बेहतर होगा और देश की जनता के लिए भी बेहतर होगा। ओके सर, अब बात करते हैं डायमंड को लेकर। हालांकि आप पूरे ओवरऑल एसोसिएशन के यहाँ पे प्रेसिडेंट है, इसलिए मैं आपसे भी ये सवाल करूँगा, क्योंकि जिस तरह से डायमंड को लेकर इशूज हो रहे हैं, लो कॉस्ट के डायमंड, लैब डायमंड के नाम पर, लैब डायमंड का जो सर्टिफिकेट है वो नेचुरल डायमंड का सर्टिफिकेट ले लिया जाता है। बहुत सारी सर्टिफिकेशन कंपनीज इसमें शामिल है, ग्रेडिंग शामिल है, उनको महंगे गिफ्ट देकर, उनको लालच देकर इस तरह के सर्टिफिकेट हासिल कई सारे ज्वेलर कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे ऑडियो क्लिप है मैन्युफैक्चरर्स के और बड़े शहरों से है। क्या इसे कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि ये आपको लंबी अवधि तक अगर टिके रहना है बिजनेस में, तो बिजनेस पारदर्शी तरीके से करना होगा। देखिए बिल्कुल ठीक है, ये लैब ग्रोन जब डायमंड जब से मार्केट में आए हैं तो नेचुरल डायमंड की वैल्यूएशन कम हो गई है। लोगों का जो रुझान था, जिन लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था नेचुरल डायमंड में, उसको एकाएक जरूर ये फील आ रहा है कि जिसका 10 लाख रुपए का डायमंड था वही चीज़ आज बाजार में। डायमंड एक अपने आप में लग्जरी आइटम है। अपने आप को बताना कि हम डायमंड पहनते हैं या हम डायमंड यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कैटेगरी देश में मुश्किल से 5% है। 100 लोगों में 95 लोग जो हैं वो सोने चांदी लेते हैं, 5% लोग हैं जो डायमंड में जाते हैं। अब इसके अंदर भी लैब ग्रोन और नेचुरल, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो शुरू में क्या था, जब लैब ग्रोन आया तो डायमंड कह के लैब ग्रोन किसी ने दे दिया। देखिए हमेशा ध्यान रखने की बात है कि 100 लोगों में 5 लोग गलत भी होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, किसी डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो कोई गलत व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है, अगर वो मार्केट में पकड़ा जाता है, बात उसकी आती है, तो उसका अपना बिजनेस, क्योंकि देखिए ज्वेलरी का ऐसा विश्वास का आइटम है, अगर उसका विश्वास टूट गया तो निश्चित बात है आगे उसका कैरियर या उसकी जो साख है, उसकी फर्म जो ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, जो अच्छे लोग हैं, जिनका अच्छा व्यापार है, अच्छा नाम है, वो कोई भी गलत काम नहीं करना चाहेगा। तो इन ग्रेडिंग कंपनियां, सर्टिफिकेट देने वाली ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या करना चाहिए? देखिए अगर किसी ज्वेलर जिसने रियल प्रोडक्ट खरीदा है और उसको गलत प्रोडक्ट कोई मिल गया है, उसको निश्चित एसोसिएशन कंप्लेन करनी चाहिए, या सामने वाली फर्म जिसने गलत काम किया है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कई सारे ग्राहकों के मेरे खुद के शो में फ़ोन आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि आप 30% कट पे रीसेल वैल्यू मिल रही है डायमंड की। देखिए बात जब हम करते हैं लैब ग्रोन डायमंड नहीं सर, मैं यहाँ पे नेचुरल की बात कर रहा हूँ। सर्टिफिकेशन के इश्यूज़ की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज़ की वजह से ये दिक्कत उनको हो रही है। देखिए जो नेचुरल डायमंड था उसका मार्केट घट गया है, जब से लैब ग्रोन आया है तब से नेचुरल मार्केट लगातार। लेकिन 30% इंटरनेशनल मार्केट में दाम नहीं घटे हैं। इंडिया में देखिए जिस चीज़ का मार्जिन ज़्यादा लिया गया है, सेल नहीं है, लोगों का स्टॉक फंसा हुआ है, तो लोग अपनी रकम को खाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, जो हम लोग के पास भी आ रही हैं। इसमें भी कोई रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है। तो जो डायमंड इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, जो लोग कार्य करने वाले हैं, उनको ये सोचना होगा और उनको अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। तो उनको रूल्स बनाने होंगे, ताकि जिस ग्राहक को बेचा जा रहा है अगर उसको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी तो निश्चित बात है लोग रियल डायमंड में, नेचुरल डायमंड में पैसा लगाना बंद कर दें। ये गोल्ड की प्राइस बढ़ने के बाद अभी भी पिछले महीने ही आपका ये गया है धनतेरस। हाँ। धनतेरस में भी हम लोगों ने देखा कि ग्राहकी में कोई कमज़ोरी नहीं थी। सोने का जेवर जो भारी बिकता था उसका वज़न हल्का हुआ, लेकिन सबके टारगेट पूरे हुए। जिन लोगों के जो अचीवमेंट थे, जो एस्पेक्ट थे, वो सब लोगों ने अपने अपने टारगेट पूरे किए। लोग क्या खरीद रहे हैं? छोटे शहरों के मूड को आप जानते होंगे, लोग किस तरह की खरीदारी ज़्यादा कर रहे हैं? देखो, बिहार एक ऐसा जगह है कि लोग वहाँ पे शौक की अपेक्षा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्वेलरी खरीदते हैं। तो वहाँ पर मीने का काम कम चलता है, स्टोन का काम कम चलता है, पीला गोल्ड ज्वेलरी का काम ज़्यादा वहाँ पर है। आप एक ज्वेलर के तौर पे आपकी डिमांड क्या है? इंडस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए जो अभी भी इंडस्ट्री में करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी भी इंडस्ट्री में जो है ना, वो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट सबसे सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। और अभी भी गोल्ड ज्वेलरी की जो डिमांड है ना,
उसको कहीं दूर दूर तक कम होती दिखती नहीं है। डिज़ाइनें बहुत सी हो गई हैं, लोगों के पास चॉइसें हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग कॉरपोरेट में जा रहे हैं, जो हमारे क्षेत्रीय दुकानदार हैं उनकी भी दुकानदारी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि कॉरपोरेट वाले जो है वो कस्टमर को बरगला रहे हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो रेट का प्रलोभन दे करके या रेट को कम कर दिखा करके, और बाकी दूसरी तरह से जोड़ लेते हैं वो। और टोटलिटी भी जब देखते हैं तो जो सेकेंडरी मार्केट जो छोटे दुकानदार है उनसे रेट उनका ज़्यादा हो जाता है। सर आप कैट के भी प्रेसिडेंट है एक जोन के, तो इस हिसाब से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ज्वेलरी में जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड सिल्वर की कम हुई है, अब क्या जीएसटी में भी कटौती की कुछ संभावनाएं है क्या? नहीं, हम लोगों ने तो डिमांड किया हुआ है कि ज्वेलरी सेक्टर में जीएसटी में भी कम किया जाए। जो 3% है उसको हाफ करके 1.5% कर दिया जाए। 1.5%। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसके पीछे का तर्क क्या है? नहीं, इसके पीछे का तर्क ये है कि जो सेकेंडरी मार्केट जो स्मगलिंग हो रहा है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और ये काम पक्के का मतलब क्या बोलते हैं उसको कि सुचारू रूप से इसका व्यापार के होने लगेगा। इसलिए हम लोगों का डिमांड ये है कि इसको भी 1.5% कर दिया जाए। चांदी में हॉलमार्किंग कब तक उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि चांदी में भी हॉलमार्किंग आ जाए, 2025 में आ जाए, 26 में आ जाए, जब गवर्नमेंट लागू कर दे। क्यों हो रही है सर? अब गवर्नमेंट की कुछ अपनी पॉलिसियां हैं जिसको बनाने के या हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, ये वजह है या कुछ और वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हॉलमार्किंग सेंटर तो उसी जगह पे होना है जहां गोल्ड ज्वेलरी पे होना है, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कहा जा रहा है कि छोटे शहरों में हॉलमार्किंग सेंटर बहुत कमी है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि चांदी छोटे शहरों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। नहीं, तो वो ले तो जाते हैं बड़े शहरों से ही, राजधानी से ही तो लेके जाते हैं ना। छोटे शहरों में होलसेलरों की मात्रा बहुत कम है, लेकिन जो राजधानी है कैपिटल एरिया में, वहाँ तो होलसेलर हैं जो फर्स्ट पॉइंट पे ही उसका हॉलमार्किंग का लगना है। जैसे कि अपने कारीगर मैन्युफैक्चरर के ऊपर में जो गोल्ड में होता है, उसी तरह से ज्वेलरी पे भी, चांदी सिल्वर पे भी होगा, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात आएगी नहीं। जाते जाते ग्राहकों को, गोल्ड सिल्वर डायमंड के ग्राहकों को क्या सीख देना चाहेंगे ताकि वो जागरूक रहे, बेहतर तरीके से खरीदारी करे, ठगे ना जाए? इनके लिए क्या सलाह देंगे? मैं अपने संगठन की तरफ से पूरे ग्राहकों को यही कहूँगा कि आप सोना खरीदें, हॉलमार्किंग खरीदें, HUID लिया किया हुआ खरीदें, और भरोसेमंद दुकानदार से अपनी ज्वेलरी खरीदें। और सर भाव की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की तेजी दिख रही है, क्या आगे भी ये तेजी कंटिन्यू होगी, सस्टेनेबल आपको लग रही है? क्योंकि पिछले काफी समय से सोने चांदी की तेजी रुक नहीं रही है, अगर करेक्शन भी आता है, गिरावट भी आती है, वो बहुत ही छोटे समय के लिए रहती है। क्या हो रहा है, क्या दाम आगे कितने कहाँ तक जा सकते हैं? देखिए, सोने में तेजी आई है, अंतरराष्ट्रीय जो जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि देशों की आपस में लड़ाई हुई है, डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, इसके अलावा डिमांड बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड आ रही है, तो ये इधर आपके अमेरिका के जो रेट है वो भी इस समय कट ऑफ होने की कगार पर है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 फैक्टर इस प्रकार से है कि जो तेजी आ रही है वो ये इसके मुख्य फैक्टर जो है उसकी वजह। जहाँ तक हम अगर भविष्य की रेटों की बात करें, और जो अभी आपने कहा कि कुछ समय के लिए थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन बाजार से दोबारा से वही उसी स्तर पर दोबारा से लौटी है। तो मैं नहीं समझता कि अभी बहुत ज्यादा कोई नीचे गिरावट का भावों का नीचे मुझे नहीं दिखता कि आप कहीं बहुत ज्यादा नीचे जाएंगे। देखिए, करेक्शन भले ही स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, करेक्शन हर लेवल पर आता है। और अभी जो सिनेरियो जो चल रहा है, या फिर अभी मैं समझता हूँ कि साल भर भी जो सिनेरियो चलेगा, मेरी धारणा ये है कि अभी आने वाले समय में तेजी की धारणा ही बनी है, और लोग भी इस समय मार्केट में माल को बेच के ना चल, बल्कि मेरा मानना है कि मार्केट में जिस प्रकार से हम लोग एनालिसिस भी करते हैं, हम लोग टेक्निकल भी देखते हैं, हम लोग फंडामेंटल भी देखते हैं, हम लोग जो है पॉलिटिकल भी देखते हैं, सब चीजों को देखते हैं, तो उस हिसाब से मार्केट में अभी मुझे लगता है कि तेजी की धारणा बनी हुई है और मार्केट अभी और थोड़ा तेज यहाँ से जाना चाहिए। ओके सर, बात ग्राहकों के लिए करते हैं। ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने के लिए ज्वेलरी मार्केट में गोल्ड में को लेकर तो लोगों का भरोसा है, मार्केट काफी पारदर्शी है, लेकिन चांदी और डायमंड को लेकर अभी भी काफी चिंताएं रहती है। क्या करना चाहिए इस मार्केट को ताकि ग्राहकों के हित में कदम हो और लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस भी फ्लरिश है? एक तो मैं आपके सब दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, जो डायमंड्स है, डायमंड में देखिए इस प्रकार समय 2 प्रकार के डायमंड आ रहे हैं। एक आ रहा है नेचुरल डायमंड और एक आ रहा है लैब ग्रोन डायमंड। बिल्कुल, लैब ग्रोन डायमंड देखिए लैब ग्रोन ही रहता है, और भले ही उस समय से वो उछाल में आया है, मतलब लोगों की नजर में आया है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। भले ही लोग कम खरीदे, लेकिन मेरा मानना है कि आप व्यक्ति को या फिर इन्वेस्टर को
या फिर ग्राहक को हमेशा नेचुरल डायमंड्स की तरफ ही जाना चाहिए। ओके सर, लेकिन एक इश्यूज क्या आ गए हैं, अभी सर्टिफिकेशन को लेकर भी काफी सवाल उठे हैं। अभी हमने अपने प्रोग्राम में ये सवाल उठाए भी थे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो लैब ग्रोन डायमंड में सर्टिफिकेट ले रहे हैं, नेचुरल डायमंड का, और इसमें कई सारे सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनियां, ग्रेडर शामिल है। महंगे गिफ्ट के लालच में ये सर्टिफिकेशन कंपनियां मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं, जिससे मार्केट खराब हो रहा है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका भी मार्केट खराब हो रहा है। फिर ऐसे क्या बचे, उनको क्या देखना चाहिए नेचुरल डायमंड खरीदते समय? देखिए, मेरा मानना यह है कि व्यक्ति जब भी जाए तो हाँ, जो उसका विश्वास पात्र ज्वेलर हो, हाँ, जिसमें वो विश्वास कर सकता हो, हाँ, और जो नेचुरल काम कर रहा हो। क्योंकि देखिए, इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ी चीज है क्रेडिट। हाँ, और क्रेडिट एक दिन में नहीं बनाई जा सकती। क्रेडिट बनाने में किसी भी ज्वेलर, किसी भी व्यक्ति को समय लगता है। तो जिस व्यक्ति क्रेडिट हो, जिसका विश्वास कर सकते हो, और जो आपको बाकायदा जो उसके नियम नॉर्म्स फुलफिल करता हो, मेरे ख्याल से उसी से सामान लेना चाहिए, उसी से वही डायमंड या उससे ज्वेलरी या फिर उससे ही स्टोन्स परचेज करने चाहिए। ओके सर, रीसेल वैल्यू को लेकर काफी चिंता रहती है, चांदी में भी और डायमंड में लेकर, क्योंकि काफी डिस्काउंट पे ग्राहकों को माल बेचना पड़ता है। इस इशू को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, हाँ, एक लेबर कॉस्ट होती है। हाँ, जो आपका विश्वास पात्र ज्वेलर होगा, हाँ, जो आपका विश्वास पात्र व्यक्ति होगा, हाँ, आप उससे ही अपने सामान को खरीदें। हाँ, क्योंकि वो आपके विश्वास पर, जब आप उससे विश्वास पर कोई चीज को ले रहे हैं, तो निश्चित है कि जब परचेजिंग आप कर रहे हैं, तो जब आप सेल करने में उसको जाएंगे, तो उसकी एक नॉमिनल कॉस्ट, मैं बाजार के रेट्स की बात नहीं कर रहा, बाजार के रेट तो फ्लक्चुएट होंगे। जिस समय आप लेने जाएंगे उस समय हो सकता है रेट कुछ हो, जिस समय आपने बेचने जाए उस समय रेट कुछ हो। लेकिन जो विश्वासपात्र व्यक्ति होगा, वो हो सकता है कि नॉमिनल कॉस्ट काट के आपकी रीसेल आप दोबारा से उसकी सेल करते हैं।